बिहार की राजनीति एक बार फिर ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां जीत से ज्यादा चुनौतियां मुख्यमंत्री बन चुके नीतीश कुमार का इंतजार करती दिख रही हैं। विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को मिला प्रचंड जनादेश पहली नजर में एक स्थिर और मजबूत सरकार की तस्वीर पेश करता है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में ये बहुमत उतना सरल नहीं जितना दिखाई देता है। बिहार की राजनीतिक संस्कृति और सामाजिक ढांचे के नजरिए से देखा जाए तो ये जनादेश जितना व्यापक है उतना ही अपेक्षाओं, दबावों और अनिश्चितताओं से भरा भी है। नीतीश कुमार ने 74 वर्ष की उम्र में अपना ये अंतिम चुनाव लड़ने के संकेत पहले ही दिए थे। उनकी मौन शैली, मीडिया से दूरी और लगातार गिरती सेहत ने पहले से ही ये स्पष्ट कर दिया कि आने वाला कार्यकाल उनके लिए व्यक्तिगत स्तर पर उतना सहज नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ शारीरिक चुनौतियों का मामला नहीं है। असल चुनौती उन वादों की सूची है जिस पर बिहार के वोटरों ने अपना भरोसा रखा और जिसने एनडीए को ये बड़ा जनादेश दिलाया। 243 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी की 89 और जेडीयू की 85 सीटें विपक्ष के लिए लगभग अजेय स्थिति बनाती हैं। इतने बड़े बहुमत के बीच विपक्ष भले कमजोर हो गया हो, लेकिन ये बहुमत अपने साथ एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव लेकर आता है। एनडीए के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल वादों की संख्या इस बार असाधारण रूप से बड़ी थी। 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा, 50 लाख नए पक्के मकान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, हर परिवार को मुफ्त राशन, महिलाओं को आर्थिक सहायता जैसी घोषणाएं प्रदेश में अपेक्षाओं का ज्वार पैदा कर चुकी हैं। लेकिन बिहार की वित्तीय स्थिति हमेशा से देश के सबसे कमजोर राज्यों में गिनी गई है। यही वजह है कि विशेषज्ञों का बड़ा तबका मानता है कि इन वादों को वित्तीय रूप से निभा पाना आसान नहीं होगा। वरिष्ठ पत्रकार नचिकेता नारायण का कहना है कि हाल ही के वर्षों में बिहार सरकार ने जिस तरह कुछ योजनाओं पर अकूत धन व्यय किया, जैसे 1.5 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए देना, वह आने वाले समय में भारी हो सकता है। योजनाओं की भीड़ और संसाधनों की सीमितता के बीच बिहार का आर्थिक ढांचा दबाव का सामना कर सकता है। नीरजा चौधरी इसकी व्याख्या एक और तरीके से करती है। उनके मुताबिक जनता की उम्मीदें इस बार नीतीश से कम और बीजेपी से ज्यादा होंगी। मतदाताओं का ये भी मानना था कि नीतीश कुमार अब शायद आखिरी बार चुनावी मैदान में हैं और उन्होंने सम्मान स्वरूप एक आखिरी मौका दिया। यही वजह है कि वादों को पूरा करने का दबाव अधिकतर बीजेपी के कंधों पर जाएगा। ये व्याख्या राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि बिहार अकेला बड़ा हिंदी भाषा राज्य है जहां बीजेपी अभी तक अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। 2025 के इस जनादेश में भी सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद बीजेपी को नीतीश का समर्थन करना पड़ा, जो राजनीतिक रूप से उनके लिए एक असुविधाजनक लेकिन रणनीतिक स्थिति मानी जा रही है। बीजेपी और जेडीयू के बीच हमेशा से वैचारिक मतभेद रहे हैं। हिंदुत्व की राजनीति और सामाजिक न्याय दोनों की दिशा अलग अलग रही है। हालांकि सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार ने अपने शुरुआती वर्षों का वह तेवर काफी कम कर दिया है जिसमें वे बीजेपी के कट्टर एजेंडे की आलोचना करते थे। फिर भी दोनों दलों के बीच विचारधारा का फासला आज भी मौजूद है और भविष्य में ये किसी टकराव की नींव बन सकता है। अमित शाह ने चुनाव अभियान के दौरान ये कहकर कि मुख्यमंत्री का फैसला विधायक दल करेगा, बीजेपी के भीतर महत्वाकांक्षा के कई दरवाजे खोल दिए थे। ये संकेत था कि नरेंद्र मोदी के बाद में नेतृत्व परिवर्तन की गुंजाइश छोड़ देंगे। ये बात साफ है कि आगे चलकर बिहार के मुख्यमंत्री का सवाल बीजेपी बनाम जेडीयू का मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि बीजेपी बनाम बीजेपी के भीतर की राजनीति तय करेगी कि पार्टी किसे आगे लाती है। वहीं 2010 के दशक की शुरुआती वर्षों में नीतीश कुमार की लोकप्रियता जिस तरह बढ़ी थी वह मुख्य रूप से साइकिल योजना, पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण और जीविका कार्यक्रम जैसी सामाजिक योजनाओं की वजह से था। इन पहलों ने बिहार में महिला सशक्तिकरण की एक नई परिभाषा लिखी थी। इसकी वजह से जेडीयू ने 2010 में रिकॉर्ड जीत हासिल की थी, लेकिन तब से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। उस दौर की योजनाएं अब पुरानी हो चुकी हैं और उनकी चमक फीकी पड़ गई है। वर्तमान में बिहार में रोजगार संकट, उद्योगों का पतन और पलायन जैसे मुद्दे कहीं अधिक गहरे और व्यापक रूप से मौजूद हैं। विपक्ष लगातार इस बात का आरोप लगाता रहा है कि नीतीश कुमार राज्य को गरीबी और पिछड़ेपन से बाहर नहीं निकाल पाए। वहीं 1970 के दशक में बिहार का औद्योगिक नक्शा
जिस तरह चमकता था, फतुहा, मुजफ्फरपुर, बिहटा, डालमिया नगर, डुमरांव जैसे औद्योगिक शहरों के नाम लिए जाते थे, आज वह इतिहास के पन्नों तक सिमट चुके हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक जहां 1981 में केवल 10 से 15% परिवारों में ही कोई प्रवासी मजदूर होता था, वहीं 2017 तक ये आंकड़ा बढ़कर 65% हो गया। इसका मतलब है कि 2/3 परिवार ऐसे हैं जिनकी आर्थिक निर्भरता राज्य से बाहर काम करने वाले सदस्यों पर है। आर्थिक आत्मनिर्भरता की कमी और स्थानीय रोजगार के सीमित अवसर आज भी बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। हाल ही के वर्षों में विभिन्न जिलों में बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर छात्रों और युवाओं के विरोध प्रदर्शन इसका सबूत रहे हैं। कानून व्यवस्था भी बिहार में एक स्थायी चुनावी मुद्दा रहा। लालू राबड़ी शासन को अक्सर जंगल राज कहकर संबोधित किया जाता है और इस नैरेटिव ने इस चुनाव में आरजेडी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। ये सच है कि नीतीश कुमार के शासन में जातीय जनसंहार की घटनाएं कम हुई, लेकिन अपराध की घटनाएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। एनसीआरबी के 2006 से 2022 तक के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 53,000 से अधिक हत्याएं दर्ज हुई। बार बार होने वाली सनसनीखेज वारदातें विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका देती रहती हैं। इसी वजह से नीतीश कुमार की सुशासन छवि पर अब सवाल पहले की तुलना में कहीं अधिक उठते हैं। आने वाले वर्षों में ये सवाल भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू को कौन संभालेगा। पार्टी के पास कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं है और नीतीश की सेहत को देखते हुए ये मुद्दा अब टलता हुआ नहीं बल्कि नजदीक आता हुआ दिखाई देता है। बीजेपी भी इस स्थिति को भांप रही है और इसी वजह से वह बिहार में अपने संगठनात्मक ढांचे को लगातार मजबूत कर रही है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं की मिली बढ़त भी बीजेपी के समर्थन और संसाधनों की वजह से ही संभव हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक बीजेपी नीतीश कुमार के साथ किसी भी बड़े टकराव से बचना चाहेगी। यूपी का चुनाव अपने लोकसभा समीकरणों के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा और बीजेपी बिहार में कोई अस्थिरता नहीं चाहेगी। इसीलिए इस समय का गठबंधन एक मजबूरी और संतुलन दोनों का मिश्रण है। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वे अपने सीमित राजनीतिक सक्रियता के बावजूद प्रशासनिक पकड़ बनाए रखें। उनकी पार्टी जेडीयू की ताकत काफी कम हो चुकी है और संगठनात्मक ऊर्जा भी पहले जैसी नहीं है। इसके विपरीत बीजेपी अपने विस्तार के दौर में और उनकी आंतरिक महत्वाकांक्षाएं आने वाले समय में बड़े बदलावों की भूमिका तैयार कर सकती है। बिहार के मतदाताओं ने इस बार जिस भारी सहमति के साथ एनडीए को सत्ता सौंपी है वह खुद उनके लिए सबसे बड़ा दबाव बन गई है। बेरोजगारी, उद्योग, शिक्षा, भ्रष्टाचार, युवाओं का पलायन, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, ये सभी मुद्दे अब सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे उच्च श्रेणी में होंगे। बिहार की सामाजिक संरचना और जातीय समीकरण हमेशा से राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं। आज भी बिहार की जातीय राजनीति अपनी पुरानी ताकत के साथ मौजूद है। एनडीए की जीत के बाद बीजेपी ने अति पिछड़े और दलित वर्गों में अपनी पकड़ मजबूत करने के संकेत दिए हैं। वहीं यादव और मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा अभी भी आरजेडी की ओर ही झुका हुआ है। आने वाले वर्षों में सामाजिक संतुलन को संभालना भी सरकार के लिए आसान नहीं होगा। नीतीश कुमार के हाथ में अब एक ऐसा जनादेश है जिसकी चमक जितनी तेज है वह उतनी ही भारी भी है। बिहार की जनता ने उन्हें सम्मान स्वरूप एक और मौका तो दे दिया है, लेकिन इस सम्मान के साथ अपेक्षाओं का पहाड़ भी रख दिया है। उनकी उम्र, सेहत, राजनीतिक ऊर्जा, राज्य की आर्थिक स्थिति, गठबंधन की जटिलता, बीजेपी की बढ़ती आक्रामकता और सामाजिक ढांचे की वास्तविकताएं आने वाले वर्षों में ये तय करेंगी कि नीतीश कुमार के लिए कार्यकाल विजय यात्रा साबित होगा या संघर्ष का एक और अध्याय। नीतीश कुमार ने अपने लंबे राजनीतिक करियर में कई बार कठिन परिस्थितियों को अवसर में बदल दिया, लेकिन इस बार की परिस्थितियां पहले से कहीं अधिक जटिल और बहुआयामी हैं। जिस विशाल बहुमत ने उनकी कुर्सी को मजबूत किया है, वही बहुमत उनके नेतृत्व की कठोर परीक्षा भी लेने वाला है। ये कार्यकाल बिहार की भविष्य, एनडीए के स्वरूप, जेडीयू की दिशा और बीजेपी की बिहार रणनीति सभी का चेहरा बदल सकता है। सत्ता मिली है, लेकिन कुर्सी पहले से कहीं ज्यादा कांटों भरी है और इस बार नीतीश कुमार को इसे अधिक धैर्य, बुद्धिमत्ता और राजनीतिक संतुलन के साथ संभालना होगा। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।